हेलो एवरीवन। ओवल की उस शानदार जीत के बाद आई थिंक अब सबकी आंख खुली होगी, तो लग रहा होगा कहीं हमने कहीं कल सपना तो नहीं देखा। बहुत रेयर होता है ऐसा टेस्ट क्रिकेट में। टोटल रफली 2600 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, वैसे प्रिसाइज देखा जाए तो 1598 और 2598। उनमें से 50 बार ऐसा हुआ है कि 30 या 30 से कम रन से कोई टीम जीती हो। इंडिया के साथ ऐसा टोटल 9 बार हुआ है। 6 बार इंडिया हारी है, 3 बार इंडिया जीती है। तो आप सोच सकते हो कितना रेयर है ये 3 बार जीतना। और वो विक्ट्रीज कब कब आई? 2004 में इससे पहले आई थी मुंबई में, वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था। सबको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया उस टेस्ट सीरीज को जीत गई थी बीजीटी को, पर आखिरी मैच को इंडिया जीती थी। उससे पहले 1972 में हमें जाना होगा, इतना पहले। और उसके बाद अब जाके 2025 में 21 साल के बाद हमें ऐसी एक विक्ट्री मिली, और ये इंडिया का क्लोजेस्ट पॉसिबल मार्जिन है। 6 रन से हम जीते हैं। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में ये 8वें नंबर पे आता है अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड्स देखें तो। इतना ये टाइट विक्ट्री थी, इसलिए इतनी सेलिब्रेट भी हो रही है। 6 बार इंडिया रिसीविंग एंड पे भी रहा है, और अनफॉर्चुनेटली उन 6 बार में से 3 बार लगभग पिछले 1 साल में ही आए हैं। आप सोच सकते हैं कितना हार्ट ब्रेकिंग रहा है वो। हैदराबाद से कहानी शुरू हुई थी जहां हम 28 रन से हारे थे। उसके बाद वो सेम हुआ वानखेड़े में जहां हम 25 रन से हारे थे न्यूजीलैंड से, वाइट वॉश मिला था हमें। और अभी हम 22 रन से लॉर्ड्स में भी हारे थे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी टाइट रही है हमारी टेस्ट क्रिकेट ऑफ लेट, और कहीं ना कहीं हम ओवर द लाइन नहीं जा पा रहे थे। इसलिए इस विक्ट्री की काफ़ी ज़्यादा मायने हैं, क्योंकि हम इस बार ओवर द लाइन जा पाए हैं। बाकी जो 3 इंस्टेंसेस और हैं उनमें से एक फेमस चेन्नई टेस्ट है जिसमें सचिन के 136 आए थे। इंडिया वहाँ पे 12 रन से किसी तरह से हार गया था। उससे पहले 1987 में बेंगलुरु टेस्ट शानदार टेस्ट था, और वो भी ऐसा सही कुछ डिफीट था जहाँ पे मतलब लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की बैटिंग के चर्चे आज तक होते हैं। और एक टेस्ट और है जो बहुत पीछे, हमें 1977 में जाना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की जो डिफीट्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड आउट होती हैं, और उसके बाद हमने इस तरह की डिफीट्स और विक्ट्रीज पिछले 1 साल में 4 बार देख ली हैं। तो आप सोच सकते हो उनमें से 2 इस सीरीज़ में आई हैं, एक में हम जीते और एक में हम हारे। तो आप सोच सकते हो कितनी क्लोजली फॉट ये सीरीज़ थी, कि 9 में से 2 इंस्टेंसेस इस सीरीज में हमें देखने को मिले हैं। इतना टाइट हमने यहाँ पे इस सीरीज को होते हुए देखा है। आई थिंक एक फेयर रिजल्ट 2-2। बट काफ़ी सारी डिस्कशंस हो रही है, क्या हम जब बुमराह नहीं होते हैं तब जीतते हैं, या हम सिराज को कम सेलिब्रेट करते हैं? दोनों क्वेश्चंस को मैं आंसर करना चाहूँगा। थोड़ा ये भी कि क्यों दोनों डिफरेंट है, क्यों बुमराह लंबे स्पेल नहीं कर पाते हैं और सिराज कर पाते हैं, क्या दोनों की बॉलिंग स्टाइल में सब में डिफरेंस, उन सबको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। पहले मोहम्मद सिराज द मैन ऑफ द मोमेंट पे आते हैं। उन्होंने जब से इंडिया के लिए डेब्यू किया है, वो मेलबर्न टेस्ट मैच 36 ऑल आउट के जस्ट अगला टेस्ट मैच, जहाँ पे एक फैमिली ट्रेजेडी से भी वो निकले थे, उनके फादर की डेथ हुई थी, फिर भी वो स्टे बैक करके उन्होंने वो सीरीज़ खेली थी। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस सीरीज़ में हमें वो चीज़ रिवील की कि लॉर्ड्स की उस बैटिंग के टाइम पे भी रविंद्र जडेजा ने उन्हें उस चीज़ का रिमाइंडर करवाया था कि अपने पिताश्री को याद करें और उस स्ट्रगल को याद कर, और इसलिए यहाँ पे तेरा डटा रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेट बैट से खेलने की कोशिश कर। बहुत बड़ा मोमेंट था वो। चलो, उस टाइम पे आयरनी थी कि उन्हें वहाँ मौका नहीं मिला, बट यहाँ उन्होंने ही वो मैच जितवाया। तो 2 बड़ी शानदार मैचेस के वो सबसे मेजर सूत्रधार रहे। मेलबर्न में 36 ऑल आउट के बाद जो वो खेलने आए थे, तो वो टेस्ट मैच इंडिया जीती थी। बहुत शानदार विक्ट्री थी। हमने 80 के आसपास का टारगेट चेस किया था कंफर्टेबली। वहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने क्रिटिकल विकेट्स ली थी। मानुष लाबुशान जो उस टाइम पे बड़ी खतरनाक फॉर्म में थे, उनको आउट किया था। ग्रीन को एलबी किया था। तो मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला था। उससे अगला टेस्ट मैच जो गाबा में था, जहाँ पे वो सिर्फ 2 टेस्ट मैच पुराने थे, तीसरा टेस्ट मैच था उनका, ही हैड टू बिकम द लीडर ऑफ द पैक। आप समझ सकते हो किस तरह के बॉलिंग अटैक के साथ वो खेले थे। बाकी सब उनसे कम एक्सपीरियंस के बॉलर्स थे उसमें, क्योंकि सभी इंजर्ड हो चुके थे। बुमराह इंजर्ड हो गए थे, उमेश यादव थे इंजर्ड, शमी थे इंजर्ड, अश्विन, जडेजा सब इंजर्ड थे। इंडिया का सारा बॉलिंग अटैक इंजर्ड था उसमें, और विराट कोहली भी नहीं थे। वहाँ पे उन्होंने इंडिया की सबसे शानदार विक्ट्रीज़ को कंपाइल करके दिखाया, सूत्रधार बने। 5 विकेट हॉल सेकेंड इनिंग्स में लिया, जो कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। सिर्फ वहीं नहीं रुके, उसके बाद लॉर्ड्स गए। वो लॉर्ड्स में भी ही वॉज द मेन मैन। मेरे हिसाब से उस मैच के मैन ऑफ द मैच होने चाहिए थे। वहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट्स ली जब लगा कि इंग्लैंड इज रनिंग अवे विद द मैच, और सेकेंड इनिंग्स में भी वो 60 ओवर्स ऑफ हेल के मेन सूत्रधार थे। वहाँ पे भी उन्होंने 4 विकेट्स ली, और इनफैक्ट लास्ट 2 विकेट्स कंसेक्यूटिव बॉल्स पे आउट करके इंडिया को वो टेस्ट मैच जितवाया। उसका अगला टेस्ट मैच
ओवल में खेले थे वहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे, वहाँ फर्स्ट इनिंग्स में एक विकेट आई थी, दूसरे इनिंग में शायद कोई विकेट आई भी नहीं थी, बट हाँ सीरीज़ तब हम बात करते थे कि कहीं ना कहीं सिराज जैसे जैसे सीरीज़ में आगे जाते हैं थोड़ा टेपर ऑफ कर सकते हैं, और थोड़ा अपने उनको रेस्टिंग हार्ट रेट पे, स्टैमिना पे, सब पे वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद सेंचुरियन गए, वहाँ पे मोहम्मद शामी और बुमराह के चलते इन्हें ज़्यादा अपना जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला, तो ये इनका सेना में 5वां बड़ा विक्ट्री था। 6th विक्ट्री आई केप टाउन में, और हम ऑलरेडी 1-0 से नीचे थे, काफ़ी बहुत ही खतरनाक विकेट थी, वहाँ हमें फर्स्ट मॉर्निंग का यूज़ करना था, और वहाँ पे सिराज ने दिखाया कि वो क्यों इतने बढ़िया बॉलर हैं। 6 विकेट्स 15 रन पे उन्होंने ली थी और 55 ऑल आउट कर दिया था साउथ अफ्रीका को, और जिससे बेस बना था इंडिया की विक्ट्री का, और उस मैच को हमने बड़े शानदार तरीके से जीता था। उसके बाद वो उन्हें फिर से मौका मिला इंडिया की जीत का सूत्रधार बनने का पर्थ में 2024 में, नो डाउट वहाँ पे बुमराह का काफ़ी मेजर इम्पैक्ट था, पर सिराज ने भी वहाँ पे टाइमली विकेट्स ली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेकंड इनिंग्स में सिराज का इम्पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, तो वो भी एक बहुत बढ़िया विक्ट्री और 7वीं ऐसी विक्ट्री उनकी सेना में। और पिछले 2 मैचेस में उनके पास और बड़ा चैलेंज था, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो एजबास्टन में जब लगा कि इंग्लैंड काफ़ी आगे निकल गया, हेडिंगली की विक्ट्री के बाद उनका बैटिंग कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, वहाँ फर्स्ट इनिंग्स में दोनों बार न्यू बॉल का बहुत अच्छा यूज़ करके 6 विकेट्स ली, और सेकंड इनिंग्स में भी जैक क्रॉले को डक पे आउट किया और बहुत अच्छा इंडिया को एक स्टार्ट दिया। 7 विकेट्स के साथ वो टेस्ट मैच कंप्लीट किया, और वहाँ पे आकाशदीप के साथ मिल के एक बहुत ही शानदार विक्ट्री, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट विक्ट्रीज के सूत्रधार बने। उनको उस मैच के लिए मैं कह सकता हूं कि शुभमन गिल और आकाशदीप के बाद नंबर 3 पे हम रख सकते हैं एज फार एज परफॉर्मेंसेस कंसर्न्ड। फिर मैनचेस्टर में बहुत सारे ओवर करने पड़े। सीरीज के पहले 4 टेस्ट मैचेस में लगभग सिराज 150 ओवर कर चुके थे। ओवल में बात हो रही थी शायद उन्हें रेस्ट किया जाए, पर वो खेले क्योंकि मोहम्मद सिराज एक अलग किस्म के इंसान है, एक अलग तरह की एनर्जी लेके आते हैं। उन्हें पता था कि बुमराह भी नहीं है और बाकी बॉलिंग अटैक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, इंडिया सिर्फ 3 पेसर्स के साथ गया तो उनका वर्कलोड भी ज़्यादा था। वहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में जब इंग्लैंड कंफर्टेबली लग रहा था कि मैच से बाहर निकल जाएगा, वहाँ पे उन्होंने ऑली पॉप को एक अनप्लेएबल डिलीवरी पे एलबीडब्ल्यू किया, सेम सिमिलर सा डिसमिसल जो रूट के साथ हुआ, और बेथल को जो उन्होंने प्लान करके आउट किया वो बहुत ब्रिलियंट था। और लास्ट में उन्होंने एक और विकेट ली जहां पे उन्होंने ब्रुक को भी आउट किया, तो 4 सबसे बड़ी मेजर विकेट्स लेके उन्होंने उस इनिंग्स में बहुत ही माइनर सी लीड लेने दी इंग्लैंड को। और फिर बाद में बैटिंग में थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, इनसाइड एज था तब भी एलबीडब्ल्यू मिला, बट सेकेंड इनिंग्स में जब वो आए तो उन्होंने जैक क्रॉली को ब्लफ करके यॉर्कर पे आउट किया। उसके बाद ऑली पॉप को फिर से वो जो उनकी वॉबल सीम पढ़ के अंदर आती है उस पर एलबीडब्ल्यू किया। फिर एक मोमेंट आया जब 19 रन पे थे हैरी ब्रुक, उनका एक कैच छूटा, कैच पकड़ के बाउंड्री के बाहर चले गए, बहुत डिसअपॉइंटेड थे, और शायद बात हो रही थी कि ये मैच चेंजिंग मूवमेंट है और शायद सिराज की पूरी सीरीज़ की परफॉर्मेंस को भूल के इसके ऊपर फोकस होगा, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5th डे की मॉर्निंग पे उन्होंने दिखाया कि वो क्या बने हुए हैं। पहले जेमी स्मिथ को प्यारा आउटस्विंग सेटअप के अंदर आउट किया, फिर एक क्रॉस सीम के साथ ओवरटन को एलबीडब्ल्यू किया, और लास्ट में 145 की बॉल पे एक शानदार यॉर्कर पे उन्होंने गस एटकिंसन को जब पवेलियन भेजा तो उन्होंने अपने नाम एक 5 विकेट हॉल किया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किया, और इंडिया को उनकी टेस्ट हिस्ट्री की एक सबसे शानदार विक्ट्री नवाजी। तो 9 मैचेस ऐसे रहे हैं सेना में जिसमें इंडिया जीती है जब से उनका डेब्यू हुआ है, और सब में सिराज फीचर किए हैं, 51 विकेट्स लिए हैं, 18 के आसपास की उनकी इकॉनमी रही है, और वहाँ पे उन्होंने 36 गेंदों की स्ट्राइक रेट के साथ जनरली विकेट्स नहीं, तो हर 6 ओवरों में उनको एक विकेट मिली है, तो आप सोच सकते हैं कितने इम्पैक्टफुल रहे। और वहाँ पे 4 5 विकेट हॉल भी उनके नाम आए हैं। गाबा में आया था जो हम सबको याद है, बड़ा फेमस 5 विकेट हॉल था। उसके बाद भी उन्होंने सेम परफॉर्मेंस केप टाउन में दिखाया जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका को धराशायी कर दिया था 55 पे। फिर उन्होंने सेम चीज़ एजबास्टन में दिखाई, एक फ्लैट विकेट के ऊपर उन्होंने न्यू बॉल का ब्रिलियंट यूज़ किया, और चौथा 5 विकेट ऑल ओवल में आया जो सब कभी नहीं भूल सकते, एक शानदार, जिसके कारण ही बिकेम द टोस्ट ऑफ द नेशन। ऐसे में
ट्विटर में मैं देख रहा था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी जसप्रीत बुमराह के बारे में। लोग भूल जाते हैं कि जो रेपुटेशन और जो प्यार आपको मिलता है, जो आपकी रिस्पेक्ट बनती है, वो एक परफॉर्मेंस या 2 परफॉर्मेंसेस से नहीं बनती, वो एक पैटर्न के कारण बनती है। जब से जसप्रीत बुमराह का डेब्यू हुआ है, इंडिया 13 मैचेस सेना में जीती है, जिसमें से 10 में जसप्रीत बुमराह थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस की हैं। एक बार क्विकली उनकी परफॉर्मेंसेस को भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहली बार उनको मौका मिला था जोहानिसबर्ग में, इंडिया 2-0 से पीछे थी और फर्स्ट इनिंग्स में भी इंडिया ने कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया था। वहाँ पे जसप्रीत बुमराह जस्ट रैन थ्रू द साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप, जिसमें माकरम थे, एल्गर थे, फिर आमला थे, उसमें AB डिविलियर्स थे, फैफ डु प्लेसी थे। आप सोच सकते हैं किस तरह की बैटिंग लाइनअप थी वो वहाँ पे। और आई थिंक कीपर में वहाँ पे डीकॉक थे। उस तरह की बैटिंग लाइनअप के थ्रू निकलना इतना आसान नहीं था और वहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल लिया था और इंडिया ने एक फेमस विक्ट्री अचीव की थी। सेकेंड इनिंग्स में भी जब लग रहा था कि बहुत आसानी से साउथ अफ्रीका चेस कर जाएगा, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अनप्लेएबल बॉल जो पिच पे उठ के उठी थी, AB डिविलियर्स को आउट किया था और मैच खोल के रख दिया था। इंडिया कंफर्टेबली 63 रन से वो टेस्ट मैच जीत गई थी। उसके बाद इंग्लैंड गई इंडिया। पहले 2 टेस्ट मैचेस में वेबिंग फटने के कारण बुमराह नहीं थे और इंडिया दोनों टेस्ट मैच हारी थी। नॉटिंघम में कमबैक हुआ और बुमराह से उम्मीदें थी फर्स्ट इनिंग्स में, जबकि वहाँ पे हार्दिक पांड्या का 5 विकेट हॉल आया, पर बुमराह की भी स्पेल और ओपनिंग स्पेल और जो उनका कंट्रीब्यूशन था बहुत मेमोरेबल था। और सेकेंड इनिंग्स में जब पिच एकदम सपाट हो गई थी और लग रहा था कि इंग्लैंड शायद इस टेस्ट मैच को बचा के ले जाएगी, वहाँ पे सेकेंड न्यू बॉल के साथ बुमराह ने कहर मचा के 5 विकेट हॉल लिया था। आप सोच सकते हैं कि पहली 2 सेना विक्ट्रीज उनके थर्ड टेस्ट मैच और उनके फोर्थ टेस्ट मैच में, और दोनों में उनका पंजा था। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए। एडलेड में हमने बैट फर्स्ट करके एक कोलैप्स देखा, 4 विकेट्स हमारी बहुत जल्दी की, हम एक मिनिमल से टोटल के ऊपर रुक गए। बट बुमराह के प्लान्स कुछ और थे। उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 3 बहुत क्रिटिकल विकेट्स ली और सेकेंड इनिंग्स में जब इंडिया 300 के आसपास के टोटल को डिफेंड कर रहा था, वहाँ पे भी उन्होंने टाइमली ब्लोज करके 3 विकेट्स और ली। तो टोटल 6 विकेट्स के साथ उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस था। कंडीशंस जहाँ पे उनके लिए सब कुछ बहुत नया था, उन्होंने एकदम अपना इम्पैक्ट वहाँ दिखाया। उसके बाद पर्थ में उन्होंने बहुत जान लगाई पर वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले, काफ़ी मायूस भी हुए। विराट कोहली ने उनसे बात की कि आप एक यंग प्लेयर हैं, अपने पूरे स्टैमिना पे खेलें, आप डिसअपॉइंट मत हो। फिर अपने 8वें ही 9वें टेस्ट मैच में मेलबर्न में ऑन अ फ्लैट डेक वेयर इंडिया स्कोर्ड मोर देन अराउंड 450 रन एंड ऑस्ट्रेलिया आउट ही नहीं कर पा रही थी इंडिया को, बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ के रख दी। उन्होंने अपने बेस्ट स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया स्लोअर बॉल पे, जो उन्होंने शॉन मार्श को LBW किया था, वो मेमोरी इंडियन क्रिकेट फैंस के दिमाग में हमेशा रहेगी। वहाँ पे उन्होंने 9 विकेट्स दी थी, 6 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में 33 रन पे और सेकेंड इनिंग्स में 3 विकेट्स, और इंडिया कंफर्टेबली वो टेस्ट मैच जीती थी। उसके बाद तो ये अगर 4 सेना विक्ट्रीज थी 2018 में जो उनके नाम आई, उसके बाद थोड़ा उन्हें वेट करना पड़ा सेना विक्ट्रीज के लिए। फिर जब 36 ऑल आउट होके इंडिया की कमर टूट गई थी, शमी इंजर्ड हो गए थे, विराट कोहली चले गए थे, KL राहुल नहीं थे, उसमें रोहित शर्मा नहीं थे, उस टेस्ट मैच में इंडिया को मौका मिला बॉलिंग करने का और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने कमर तोड़ के रख दी। 4 विकेट्स उन्होंने निकाली, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स थी, ओपनर की विकेट थी, उसमें इवन ट्रेविस हेड को उन्होंने एक बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे आउट किया था। टोटल टेस्ट मैच में 6 विकेट्स ली थी, जिसमें वो अश्विन और रहाणे के साथ तीसरे बेस्ट परफॉर्मर थे उस मैच के और इंडिया को एक शानदार विक्ट्री से नवाजा था। गाबा में उन्हें मौका नहीं मिला तो उनकी 5वीं विक्ट्री यहीं थी। 6ठी विक्ट्री उनकी लॉर्ड्स में आई। नो डाउट बॉलिंग से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर जब इंडिया एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में थी तो वहाँ पे उनकी एक मेमोरेबल पार्टनरशिप आई थी शमी के साथ, जहाँ 34 नॉट आउट उन्होंने किया था और इंडिया को एक ऐसा टारगेट देने का मौका दिया जहाँ पे फिर इंग्लैंड पैनिक की और हारी। और उसके बाद जब बॉलिंग करने आए तो अपने ओपनिंग ही ओवर में उन्होंने विकेट्स ली और जब लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को ड्रॉ करके निकाल जाएगी, वहाँ पे उन्होंने फिर से अपने जीनियस होने का हमें एक प्रमाण दिया। राउंड द विकेट जाके एक स्लोअर बॉल की जिसके ऊपर रॉबिन्सन फंसे और LBW हुए। एम्पायर को भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है तो उन्होंने आउट नहीं दिया था, DRS लेना पड़ा था और इंडिया वो टेस्ट मैच जीत गई। उसके बाद ओपनिंग मिली और अगले ओवर में सिराज ने मैच खत्म कर दिया था। और जबकि काफ़ी टाइम से बटलर और रॉबिन्सन फंसे हुए थे, आउट नहीं हो रहे थे, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन लॉर्ड्स इन 2025 इन दिस सीरीज ऑल्सो। वैसा सा एंड में लॉर्ड्स बहुत फ्लैट हो जाता है, तो हम सबको पता है जब बॉल पुरानी हो जाती है, वहाँ पर उन्होंने वो मैजिक के साथ वो मैच हमें जितवाया। फिर ओवल गए, ओवल में भी बहुत बड़ी कहानी थी।
इंडिया हेडिंगली में बुरी तरह इनिंग्स डिफीट से आई थी, हमारी बैटिंग सब कुछ बहुत डीमोरलाइज थी, किसी तरह से शार्दुल ठाकुर की कंट्रीब्यूशन के चलते हम 190 तक पहुंच पाए थे, पर वो बहुत बिलो पार टोटल था। और जब इंडिया बॉलिंग करने आई तो जसप्रीत बुमराह ने दोनों ओपनर्स पे कहर बसाया, उनको पहले ही स्पेल में बाहर कर दिया और इंडिया को होप दी कि इस टेस्ट मैच में अभी भी हम बने हुए हैं। और आखिरी दिन जब एक फ्लैट कंडीशंस थी, लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से टेस्ट मैच ड्रॉ कर जाएगा, वहाँ पे ओवल में, और हमने देखा है ओवल में जब कंडीशंस फ्लैट होती हैं तो कितनी फ्लैट हो जाती है, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की धरती पे रिवर्स स्विंग बॉलिंग का एक वन ऑफ द बेस्ट शोमैनशिप दिखाया। उसी कारण उस महीने के वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी बने थे। पहले ऑली पॉप को बोल्ड किया और उसके बाद जब उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर पे बोल्ड किया तो जॉनी बेयरस्टो पूरे हक्के बक्के रह गए थे। 4 विकेट्स ही मिली थी, पर 4 सबसे क्रिटिकल विकेट्स मिली थी उस मैच में, इसीलिए उस मैच को हम जीत पाए थे। तो ये उनका सेना कंट्री में हमारा अगला कॉन्ट्रीब्यूशन था, 7वीं विक्ट्री। 8वीं विक्ट्री मिली हमें सेंचुरियन में। वहाँ पे भी जब 4th डे के एंड पे आते आते लग रहा था कि डीन एल्गर इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाएंगे, वो ब्लॉक पे ब्लॉक करते जा रहे थे। वहाँ पे एक ही स्पेल में, एक स्पेल नहीं कहूँगा बिकॉज उसका आधा पार्ट आया था 4th इवनिंग को और अगला पार्ट आया था 5th मॉर्निंग को, जसप्रीत बुमराह ने रिवर्स स्विंग और जो उनकी एबिलिटी टू गेट अनइवन बाउंस फ्रॉम द सेम लेंथ है उसको करते हुए उन्होंने एक ही स्पेल में 3 विकेट्स निकाली, जिसमें डीन एल्गर को जो एलबीडब्ल्यू किया था वो एक्सेप्शनल बॉलिंग स्किल था और इंडिया वो टेस्ट मैच जीत पाई थी सेंचुरियन में। तो इसमें टोटल उस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट्स ली थी, बट वो बहुत क्रिटिकल विकेट्स ली थी। तो ये भी उनके एक करियर का हाईलाइट था। और उसके बाद अगला मौका उनको मिला फिर से सेना कंट्री में, साउथ अफ्रीका में। वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे हम सबको शायद याद होगा 9वीं ऐसी विक्ट्री सेना में जिसमें जसप्रीत खेले। केप टाउन में फर्स्ट इनिंग्स में तो जसप्रीत बुमराह ने तबाही नहीं मचाई थी, वहाँ पे सिराज ने 6 for 15 लिया था, बट जब सेकेंड इनिंग्स में माकरम बहुत ब्रिलियंट फॉर्म में था और लग रहा था कि उस पिच पे अगर 120-130 भी हो जाता है तो शायद चेज नहीं होगा, क्योंकि इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में अपनी 6 विकेट 0 रन पे खो के आई थी। वहाँ पे उन्होंने 6 विकेट्स हॉल लेके उस मैच को हमारे नाम किया। पूरे टेस्ट मैच में 8 विकेट ली थी और 6 विकेट हॉल इन सेकेंड इनिंग्स। जब एक बार माकरम 100 करके मैच को बहुत आगे लेके चले गए थे, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कि वो क्यों इतने बड़े बॉलर हैं। तो 8 विकेट्स ली, सिराज ने भी वैसा ही कुछ किया और दोनों ने कमर तोड़ के रख दी थी साउथ अफ्रीका को और एक शानदार विक्ट्री केप टाउन में पहली बार हमारे नाम की। उसके बाद पर्थ आया जहाँ वो कप्तान भी थे और इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा भी नहीं थे, शुभमन गिल भी नहीं थे। उस टेस्ट मैच में बात हो रही थी कि शायद ये अब सीरीज़ में इंडिया स्टीम रोल होने वाली है और 3-0 से हम न्यूजीलैंड में ऑलरेडी हार के आए थे, तो मोराल बहुत डाउन था। वहाँ पे फर्स्ट डे के आखिरी सेशन में जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कि क्यों वो दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले उस्मान ख्वाजा को आउट किया, फिर पहली बॉल पे दुनिया के बेस्ट टेस्ट बैट्समैन, जी हाँ आप जानते हैं स्टीव स्मिथ, उनको प्लम एलबीडब्ल्यू किया। उसी ओवर में मानस लबशान का भी विकेट आ जाता, पर कहीं ना कहीं विराट कोहली से चूक हो गई और उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। 5 विकेट हॉल पूरे टेस्ट मैच में, 8 विकेट्स और एक बहुत शानदार विक्ट्री इंडिया के नाम उन्होंने करवाई। तो फिर से एक बड़ा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आया। तो ये सब काफ़ी बड़े परफॉर्मेंसेस थे जो कि हम जसप्रीत बुमराह के होते हुए सेना कंट्रीज़ में अचीव कर पाए हैं। ऐसे में इन 10 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कलेक्टिवली 63 विकेट्स ली हैं। सिराज ने 9 मैचेस में 51 और 15.5 की एवरेज से 35.1 की स्ट्राइक रेट से ये 63 विकेट्स ली गई हैं, जिसमें सिराज के हम 5 विकेट हॉल्स की बातें कर रहे थे कि उन्होंने गाबा में 5 विकेट हॉल लिया, उन्होंने उसके बाद केप टाउन में 5 विकेट हॉल लिया, उन्होंने एजबास्टन में 5 विकेट हॉल लिया, उन्होंने उसके बाद ओवल में 5 विकेट हॉल लिया। पर जसप्रीत बुमराह का भी कहानी कुछ पीछे नहीं है। उन्होंने जोहानिसबर्ग 2018 में उस पीक साउथ अफ्रीकन टीम के अगेंस्ट 5 विकेट हॉल लिया, फिर नॉटिंघम में उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 विकेट हॉल लिया अपने चौथे टेस्ट मैच में, फिर मेलबर्न में अपने 9वें टेस्ट मैच में उन्होंने 6 विकेट्स हॉल लिया। तो ये भी सब बड़ी परफॉर्मेंसेस थी और वो सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने पर्थ में 5 विकेट हॉल लिया, उन्होंने केप टाउन में 6 विकेट हॉल लिया। तो इन सब विक्ट्रीज में जसप्रीत बुमराह की भी 5 विकेट हॉल्स आ चुके हैं। तो आप जहां हम सिराज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, करना चाहिए भी, क्योंकि एक लाइन हार्टेड परफॉर्मेंस है। हम जसप्रीत बुमराह को नहीं झुटला सकते क्योंकि उन्होंने ही इंडियन टेस्ट क्रिकेट को एक इस तरीके से शेप किया जिसके चलते हम एक बॉलिंग यूनिट दिखते हैं जब भी हम सेना कंट्रीज़ में जाते हैं।
डिफरेंस क्या है? क्यों ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं या मे बी जल्दी थक रहे हैं? क्या है, दोनों का बॉलिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है। अगर आप जसप्रीत बुमराह की तरफ देखें तो उनका वर्टिकल जो कवरेज होता है, जो वो जंप करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज छोटे से रनअप से आते हैं तो वो जंप से बेसिकली अपनी पेस जनरेट करते हैं, और एक जो उनके आर्म के अंदर, राइट आर्म के अंदर हाइपर एक्सटेंशन आता है, हाइपर एक्सटेंशन का उनके शोल्डर पे और जंप के कारण, जो वर्टिकल जंप के कारण उनके लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। इसके चलते ऑलरेडी जब उन्होंने लंबा स्पेल किया, 30 से ज़्यादा ओवर उन्होंने मैनचेस्टर में किया, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे आएगा। क्यों? डिफरेंस क्या है मैं थोड़ा समझाता हूँ। हेडिंगली और मैनचेस्टर दोनों नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड में है, एक नॉर्थ में हेडिंगली और नॉर्थ वेस्ट में मैनचेस्टर है, जहाँ पे वेदर ऐसा है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण ग्राउंड जनरली सैंड बेस होता है, मैंने लाइव शो के टाइम पे भी बहुत डिटेल में समझाया था। सैंड बेस होने के कारण क्या होता है कि जब बारिश पड़ती है तो सैंड जल्दी पानी को सीपन कर लेता है, उसके चलते ज़्यादा देर तक सरफेस पे वाटर रहता नहीं। तभी हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन डिलेज होते नहीं, बारिश रुकती है, साथ के साथ ग्राउंड रेडी होता है मैच करवाने के लिए। अब पिच दोनों यहाँ पे बहुत हार्ड है, वन ऑफ द बाउंसिएस्ट ट्रैक्स इन इंग्लैंड हैं ये। अगर आप मैनचेस्टर की बात करें, अगर आप हेडिंगली की बात करें, तो उसका मतलब पिच जनरली स्ट्रॉन्ग सॉलिड है। तो उससे क्या होता है, जब एक बॉलर जो छोटे रनअप से भाग के आके वर्टिकल जंप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो वो सैंड बेस सरफेस पे भागते आ रहा है, जिसके उसके पैर दब रहे हैं, एकदम से उतना मोमेंटम भी नहीं मिल रहा, और वो लास्ट बर्स्ट में एक हार्ड सरफेस के ऊपर अपने पैरों को बैंग करता है ताकि जनरेट्स दैट पेस। काइनेटिक मोशन के थ्रू पेस निकलता है, मैंने पहले भी अपने एक पॉडकास्ट में से समझाया हुआ है। उसके कारण आपके लोअर बैक पे सब पे बहुत स्ट्रेस आता है, शोल्डर पे बहुत स्ट्रेस आता है, तो यू टायर आउट वेरी क्विकली। ये सेम प्रॉब्लम प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी रहती है, इसीलिए उन्हें मैनचेस्टर में नहीं खिलाया गया, और इसीलिए हमने देखा है कि वो थोड़ा सा टेपर ऑफ होने लग जाते हैं, उनकी पेस गिरने लग जाती है, क्योंकि उनका भी वर्टिकल जंप बहुत ज़्यादा है। और ये एडवांटेज भी इसके कारण बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा सेम लेंथ से ज़्यादा बाउंस भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट बार बार उस सर्फेस पे बैंग करने के कारण आपकी लोअर बैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सूजन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आपका रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिराज ऑन द कॉन्ट्री कैसे बॉलर हैं, वो वर्टिकल डिस्टेंस से अपनी पेस जनरेट नहीं करते, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से अपनी पेस जनरेट करते हैं। जो वो भागते आते हैं, जब वो भागते आते हैं तो लंबे रनअप के साथ वो ऑलमोस्ट, आप ऐसे कह सकते हो कि क्रीज के थ्रू बर्स्ट करके निकल जाते हैं, वो ज़्यादा वर्टिकल जंप लेते ही नहीं है। ना जंप लेने के कारण उनके लोअर बैक पे उतना स्ट्रेस नहीं आता, वो बॉडी मोमेंटम से ही ज़्यादा पेस जनरेट करते हैं। उसके कारण उनका जो एक्शन है, उनका जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट है, जो 5G 4G फोर्सेस ये पेसर्स लगाते हैं अपनी बॉडी वेट से 3-3 4-4 5-5 गुना, वो सिराज के केस में थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए सिराज थोड़ा सा ज़्यादा लंबे स्पेल्स करते हुए हमें दिखते हैं, नो डाउट, फिर भी आसान नहीं है। ही इज़ नेचुरली गिफ्टेड, ही हैज़ वर्कड वेरी हार्ड ऑन इट। 8-8 9-9 ओवर के स्पेल करना किसी भी कंडीशंस में बहुत डिफरेंट है, पर दोनों बॉलर्स बहुत यूनिक हैं, बहुत डिफरेंट है, एंड वी एज इंडियन क्रिकेट आर ब्लेस्ड टू हैव दीज मैजिकल बॉलर्स, जिनमें से एक ने 9 बार सेना में हमें जितवाया और उनमें 51 विकेट्स लिए हैं 18 की एवरेज से, 36 की स्ट्राइक रेट से, और दूसरे ने 10 बार हमें सेना में जितवाया जहां पे उन्होंने 63 विकेट्स लिए हैं 15.5 की एवरेज से और 35 की स्ट्राइक रेट से। तो जहां हम एक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरे को गालियां ना निकालें। पहले हम वही कर रहे थे, हम जब जसप्रीत बुमराह को बीजीटी में सेलिब्रेट कर रहे थे तो हम सिराज को बहुत ज़्यादा बड़ा बुला भी सुना रहे थे। प्लेयर्स को मैटर करता है, वो सुनते हैं सब चीज़ें। उन्होंने काफ़ी बार अपने इंटरव्यूज़ में भी ये शो किया है। सिराज ने बोला कि जब मुझे पहले स्टार्टिंग में मेरे से 2 बीमर पड़ गए थे तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि जा अपने पिताश्री के साथ ऑटो चला, ये सब चीज़ें एज फैंस हमें शोभा नहीं देते हो कि ये प्लेयर्स बहुत एंड्योरेंस, बहुत ज़्यादा जज्बे और बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद यहाँ पहुँच के आते हैं। तो ऐसे में प्लीज़ इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करें, इन स्टैट्स को सेलिब्रेट करें, इन परफॉर्मेंसेस को सेलिब्रेट करें, और फैन वॉर्स में ना जुड़ के दोनों ही फास्ट बॉलर्स, दोनों ही लेजेंड्स को आप अपने सर आँखों पे रखें और उम्मीद करें कि ये और इंडियन क्रिकेट को लंबा सर्व करेगी। दोनों की उम्र ऐसी सी नहीं है जहाँ पे उनको हम बहुत रेगुलरली और भी फीचर इन होते हुए देखेंगे। जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है, वहीं पे इंग्लैंड में सिराज का इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम बहुत लकी हैं कि हमें अपनी जनरेशन में, अपने व्यूइंग में दोनों स्टार्स खेलते हुए दिख रहे हैं। तो बने रहें चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।